अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ इस चैनल के तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इसी के साथ ही आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे तमाम जितने नए और पुराने देखने वाले हैं सबको वेलकम टू माय चैनल मल्टीलिंगुअल। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द येलो वॉलपेपर। द येलो वॉलपेपर के जो मेजर थीम्स हैं, आइडियाज़ हैं या सेंट्रल आइडियाज़ हैं, उसको आज हम एक्सप्लेन करूँगी मैं आप लोगों के लिए। कितने 4 to 5 हमारे पास सेंट्रल आइडियाज़ हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आइडियाज़ में जाने से पहले सबसे पहले हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कोई भी ऑथर, कोई भी राइटर, उनका कोई ना कोई पर्पस होता है उस लिटरेरी वर्क को करने का या लिखने का। तो उनका पर्पस क्या होता है कि इन दी एंड वो एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को, उसी लिटरेरी वर्क के थ्रू कि वो किस सिस्टम को रिमूव करना चाहते हैं सोसाइटी से, या किस सिस्टम को, किस कल्चर को या किस नेचर को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या ट्रेडिशन में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, देखेंगे कि शार्लेट पेरिकिन गिलमन ने अपनी इस स्टोरी में अपने रीडर्स को क्या मैसेज दिया है। सो लेट्स गो टू द रिकॉर्डिंग। So viewers, finally we are here for the recording. Themes of the story: the yellow wallpaper. First theme and major theme is women role of marriage. Women were expected to be subordinate to their husband and completely obedient the strict domestic role inside the home. John assumes he has the right to determine what's best for his wife, and this authority is never questioned. He doesn't take her concern seriously and make all the decisions about both of their lives. वो तमाम जो डिसीशंस होते थे उस टाइम पीरियड में वो एक हस्बैंड के होते थे, और बीइंग अ हस्बैंड जो है उसकी अथॉरिटी थी, और ये क्वेश्चन नहीं होता था इसका कोई भी कि जो चीज़ें सोसाइटी में नोबल होती हैं या फुल टाइम अथॉराइज होती हैं उन्हें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। तो उस टाइम पीरियड में इस चीज़ के साथ ऐसे ही डील किया जाता था कि हस्बैंड को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि शादी के बाद जो वुमेन का रोल है वो क्या है उसकी लाइफ में, और तमाम जितने भी डिसीशंस हैं वो एक हस्बैंड ही लेते थे। जिस तरह से यहाँ जॉन का जिक्र हुआ है, और जॉन एक कैरेक्टर था जो कि हमारी जो नैरेटर हैं उनके हस्बैंड का कैरेक्टर था। सच एज शी हैज़ नॉट सेड एनीथिंग, जिस तरह से उन्होंने इस स्टोरी में कुछ भी नहीं कहा, इंक्लूडिंग हर ओन हेल्थ, एंड फाइंड्स हर सेल्फ अनएबल टू इवन प्रोटेस्ट। और इवन उसने अपने आप को भी अनएबल पाया इस स्टोरी में कि वो किसी तरह से अपने लिए प्रोटेस्ट कर सके और ख़ुद को ये जो एक कन्फाइनमेंट थी या सफोकेशन थी इससे दूर करे। Perkin Ginman, like many other, clearly disagreed with this state of things and aimed to show the detrimental effect that come to women as a result of their lack of autonomy. तो क्या था पेरकिन गिलमन का, एक क्लियरली उसने डिसएग्री किया था इस स्टेट के साथ कि जितने भी एम, जितने भी डिज़ायर्स, ख्वाहिशात थे वो सारे जो है इस तरीके से डेट्रीमेंटल हो गए थे, मतलब डैमेज्ड हो गए थे, अफेक्टेड हो गए थे वुमेंस के, एक फ़ीमेल के, उसके अपने घर में, उसकी अपनी एक मैरिड लाइफ में इस तरीके से डैमेज हो चुके थे कि वो अपने आप को पावरलेस फील करती थी, उसके पास कोई भी पावर नहीं था। एज इट इज़ रिटन ओवर हेयर की ऑटोनॉमी, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है पावर की कि उसके पास बिल्कुल कोई भी पावर नहीं था, एंड लेक ऑफ पावर जो है इस स्टोरी में उसने शो किया है फीमेल्स के लिए। नेक्स्ट हमारा जो मेजर थीम है आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो फीमेल की जो आइडेंटिटी थी उसके बारे में बात होगी और उनकी सेल्फ एक्सप्रेशन जो थी वो क्या था। Throughout the story, the narrator is discouraged from doing the things she wanted to do and the things that come naturally to her, like writing. She also forces herself to act as though she is recovering, which is worse. She wants to be a good wife according to the way the role is laid out for her. The narrator is forced into silence and submission through the rest cure. अब यहाँ पे इसमें एक जो उसकी आइडेंटिटी थी,
नैरेटर की थ्रू आउट द स्टोरी उसे बिल्कुल डिस्करेज किया गया। और इवन कि वो चाहती भी थी, वो ऐसा चाहती थी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उन्हें जो है वो फिगर आउट करे, रिजॉल्व करे और वो एक बहुत ही अच्छी वाइफ की तरह बन के रहे। लेकिन क्या था कि ये तमाम रिकवरी होने के बजाय उसकी लाइफ दिन ब दिन वर्स होती जा रही थी, क्योंकि उसे एक अथॉरिटी नहीं दी गई थी कि वो जो है, जो एक्टिविटीज़ वो करना चाहती है वो कर सकती है। उसे साइलेंस में रहने का कहा गया और फिर उसकी जितने भी मतलब रेस्ट क्योर, उसे एक तरह से रेस्ट क्योर के नाम पे उसे डैमेज किया जा रहा था, डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स उस पर हो रहे थे। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है, जो हमारा थर्ड एक मेन सेंट्रल आइडिया है, द रेस्ट क्योर। तो अभी यहाँ रेस्ट क्योर की बात हो रही है कि रेस्ट क्योर के थ्रू किस तरह से उसकी जो फीमेल है उसकी लाइफ को डैमेज किया गया। द रेस्ट क्योर वॉज कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉर वुमेन हु वर नर्वस। जो नर्वस ख़वातीन होती थी उनके लिए रेस्ट क्योर प्रिस्क्राइब किया जाता था। John insistence of the narrator to get on the narrator to get rest and do nothing। जॉन जो उसके हस्बैंड थे स्टोरी में, वो बहुत इंसिस्ट करते थे उससे कि नैरेटर ने कुछ भी नहीं करना है, और इवन कि वो जो इनकी अपनी घर की डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ थे उस पे भी एक कन्फाइनमेंट थी। द नैरेटर इज़ आल्सो डिस्करेज फ्रॉम डूइंग एक्टिविटीज़ वेदर दे आर डोमेस्टिक, दैट इज़ क्लीनिंग और केयरिंग हर बेबी, रीडिंग एंड राइटिंग। इवन कि जो वो एक डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ थे, जो घर के काम काज होते हैं, जैसे कि क्लीनिंग करना, केयरिंग करना, रीडिंग या ख़ुद राइटिंग करना या बेबी को हेल्प करवाना, तो उसमें भी उसे कन्फाइनमेंट थी। शी इज़ कन्फाइंड बोथ फिज़िकली एंड मेंटली। तो उसे रेस्ट क्योर के थ्रू जो है कन्फाइन कर दिया गया था, फिज़िकली भी और मेंटली भी, कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। Patkin Gilman damns the rest cure in this story by showing the detrimental effect on women and posing that women need mental and physical stimulation to be healthy and need to be free to make their own decision over health and their lives। तो यहाँ पे जो एक मेन हमारा आइडिया है द रेस्ट क्योर, द रेस्ट क्योर के बारे में यहाँ पे राइटर ने जो है हमें बिल्कुल क्लियरली अपना मैसेज दिया है कि रेस्ट क्योर जो है वो उन्हें इस तरह से लग रहा था कि उन्हें मेंटली और फिज़िकली जो है स्टिमुलेशन उनकी नहीं हो रही थी, और ये चीज़ उन्हें बिल्कुल डैमेज कर रही थी। ये चीज़ बिल्कुल डैमेज करने के बराबर थी और उनकी लाइफ जो है वो दिन ब दिन डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। तो यहाँ पे जितने भी हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए, ये सारे हमारे सेंट्रल आइडियाज़ थे, थीम्स थे द येलो वॉलपेपर के, जो कि शार्लेट पैटकिन गिलमन ने हमें सोसाइटी से रिमूव करने के लिए इन सबको इस अपने लिटरेरी वर्क में मेंशन किया था। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, और नए आने वाले जितने भी मेरे चैनल पे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ साइड बाय साइड, टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।